हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लीजिए फिर आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स, अभी ये सब सेम सेम चल रहा है क्योंकि आइसो का मतलब क्या है, सेम। वैसे ही जब यहाँ पर आइसोटोन की बात होगी तो आइसोटोन का मतलब क्या हो जाएगा, जिनके पास हो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो सारे एलिमेंट जिनके पास न्यूट्रॉन सेम होगा या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कैसा हो जाएगा अपना आइसोटोनिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन का आइसोटोप लेते हैं 614 और ऑक्सीजन लेते हैं 8 ऑक्सीजन 16, तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? एनी आइडिया? कैसे निकाल सकते हैं हम कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन होंगे? 14 माइनस 6 कितना मिल जाएगा अपने को? 8। तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। ऐसे ही हम ऑक्सीजन को 16 माइनस 8 कर दें तो इसके पास भी न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। तो कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16, सिंस इन दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आया है, जितना कार्बन के पास था उतना ही ऑक्सीजन के पास है। अगेन वी आर टेकिंग द आइसोटोप ऑफ द कार्बन, तो दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आया है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट कैसे हो गए हमारे? आइसोटोन्स, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोटोनिक। कोई समस्या इससे? ठीक है, लिख लीजिए इसकी भी थ्योरी। दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, those element which have same number of neutron are called isotones. Those element which have same number of neutron are called isotones. फॉर एग्जाम्पल में जो बोर्ड पे है उसे छाप लीजिए। हो गया? ठीक है, आइसोटोन्स के बाद आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑब्वियसली टर्म इंडिकेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो सारे एलिमेंट जिनके पास हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट या ऐसे कई सारे एलिमेंट जिनमें हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या रहना चाहिए इनके पास? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ये हमें आगे काम में आएगा, इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है, हालांकि अभी सेम स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी फोकस करना है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी अपने को कोई आइडिया है नहीं। तो ऐसे सारे एलिमेंट या ग्रुप ऑफ स्पीसीज या कोई भी जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वो होगा अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे? देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अगर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। वेरी गुड। अगर अपने पास फ्लोरीन है और इसका एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। सेम फॉर द नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। ठीक है, सिंस इन तीनों स्पीसीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं?
10, यहाँ भी कितने हैं 10, यहाँ भी कितने हैं 10। तो ये तीनों स्पीसीज यानी सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव एंड नियॉन कैसे हो जाएंगे अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है N2 इसको ले लेते हैं एंड फास्फोरस नेगेटिव। ठीक है, इनके पास देखते हैं अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो अगर हमने दोनों को एक साथ लिख दिया तो कार्बन 6 था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, कार्बन इंडिविजुअली होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इंडिविजुअली होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन दे आर टुगेदर तो उनके इलेक्ट्रॉन भी सब होके आ जाएंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 8 ऑक्सीजन के। तो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 + 6 14। गॉट इट? तो ऐसे ही नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 14 हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो दो नाइट्रोजन को मिला के कितना हो जाएगा 14। 7 × 2 से 14। एंड सेम फॉर फास्फोरस, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है और एक इसका नेगेटिव चार्ज है। तो कितना हो गया, सॉरी फास्फोरस पॉजिटिव, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कितना हो गया इसके पास 14। नाउ अगेन दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली स्पीसीज भी आपकी कैसी हो गई, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये भी कैसे हो जाएंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज इन केस 1 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था, इन केस 2 अगेन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ऐसी सारी स्पीसीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। दोनों एग्जांपल क्लियर? ठीक है, लिखिए इसकी थ्योरी फिर। दोज एलिमेंट which have same number of electron those element which have same number of electron ये जब आप लोग क्लास छोड़ के जाते हो तो आपको फीडबैक का आता है, उसमें आप फीडबैक दिया करें तो पता रहता है भाई क्या चल रहा है। Those element which have same number of electron are called isoelectronic. Those element which have same number of electron are called isoelectronic. बाकी जो बोर्ड पे है उसे छाप लीजिए। हो जाए तब बता दीजिएगा। ओके ये सारे 1-1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके दो होते हैं, या तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई आइसोटोप क्या होता है, डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछ ली गई,
एंड नाउ अब अगर आप कोई भी डेफिनेशन अपने एग्जाम में देंगे तो उसके साथ एग्जाम्पल का होना जरूरी है, अदरवाइज आपके एकेडमिक में स्कूल टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे एंड फिर आपको ये लगेगा कि टीचर हमें मार्क्स देना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर आपसे आइसोटोप की डेफिनेशन पूछी गई है तो आपको सिंपली ये लिखना है कि आइसोटोप वो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड उसके साथ एग्जांपल देना है। सेम फॉर द आइसोटोन्स एंड सेम फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एक क्वेश्चन तो ये होता है एंड दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी बोला कि N2CO या फिर F नेगेटिव ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट दे देंगे एंड ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट में से दे करके आपसे ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या कौन सा ग्रुप जो है वो आपका आइसोटोनिक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वो आपको ABCD 4 ऑप्शन दे देते हैं इस तरीके से, और पहले में दे देंगे आपको O2, फिर दे देंगे CO, फिर N2, फिर CO3 2 नेगेटिव एंड ऐसे ही करके वो आपको 4 ऑप्शन देंगे एंड देन पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट वाला किए थे, O2, CO, N2, CO3 सबके इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट कर लीजिए एंड देन वी कैन इजीली टेल दैट कि इनमें से कौन सा आइसोटोप है या कौन सा आइसोटोन है या कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत आसान होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी आइसोस्टर्स। ठीक है, आइसोस्टर्स के पास दो कंडीशंस हैं, एक तो इनके पास होगा आपका सेम नंबर ऑफ एटम, ऐसे कोई भी ग्रुप एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप एटम और मॉलिक्यूल है जिसके पास नंबर ऑफ एटम सेम है। नंबर ऑफ एटम का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, तो इस ओजोन के मॉलिक्यूल फॉर्म होने में ऑक्सीजन के कितने एटम इन्वॉल्व हुए? 3। ठीक है, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, और अगर ये मॉलिक्यूल हो गया तो इसके 3 एटम इन्वॉल्व हुए, देन इस 3 को हम क्या बोलते हैं? इसका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में जितने एटम इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या हो जाएगा अपना एटॉमिसिटी। या सिंपली ऐसे माने कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें जितने एटम इन्वॉल्व हुए हैं वो एटम क्या है? उसकी एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर किसी के पास सेम नंबर ऑफ एटम निकलते हैं, मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है वो होमो एटॉमिक हो यानी सेम एटम के बीच में फॉर्म हुआ हो सकता है कि वो हेट्रो एटॉमिक हो जो डिफरेंट एटम के बीच में फॉर्म हुआ, बट कंडीशन इज दिस कि उसके पास नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर उसके पास नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएगा देन हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हो जाएगा हमारा आइसोस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसके पास आपको नंबर ऑफ एटम कितना मिलेगा? यह बात नंबर ऑफ एटम की हो रही है, एटॉमिक नंबर की नहीं हो रही है, बी वेरी केयरफुल। C और O, एक एटम कार्बन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, दोनों को कंबाइन कर दें तो नंबर ऑफ एटम अपने पास कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही अगर हम O2 ले लेते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी O2 तो फॉर्म हुआ है, लेकिन O2 को फॉर्म होने में ऑक्सीजन के कितने एटम इन्वॉल्व होंगे? ऑब्वियसली अगेन 2। एंड सेम फॉर नाइट्रोजन, जब हम यहाँ पे नाइट्रोजन को लाएंगे तो कितने एटम इन्वॉल्व होंगे? 2। तो ये तीनों मॉलिक्यूल, ठीक है, जो डिफरेंट एटम से फॉर्म हुआ, जो सेम एटम से फॉर्म हुआ, जो सेम एटम से फॉर्म हुआ, लेकिन सबके पास नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम है। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा? अपना आइसोस्टर्स, जिसके पास नंबर ऑफ एटम सेम रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जो आप बताएंगे। NH3 B4 H2O2 CO3 2 नेगेटिव। बताइए किसके पास कितने एटम आएंगे? सबके पास, या कोई ऐसा है जिसके पास 4 से कम है? ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ कितना हो गया? 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2 और 2 मिला के कितना हो गया? 4, और यहाँ 3 + 1 मिला के कितना हो गया? 4। सिंस इन सबके पास नंबर ऑफ एटम सेम है इसलिए ये कैसे हैं? आइसोस्टर्स। ठीक है, कोई समस्या है इसमें?
ठीक है, लिखिए इसकी थ्योरी। दोज मॉलिक्यूल और कंपाउंड थ्योरी में लिखिए इसकी, दोज मॉलिक्यूल और कंपाउंड those molecule or compound which have same number of atom are called isosters. ठीक है, छाप लीजिए इसको। सबका हो गया? ठीक है, अगला नेक्स्ट हेडिंग लीजिए इसमें, आइसोडाइफर्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लीजिए इसमें, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में क्या रहेगा कि इनके पास जो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड difference between proton and neutron सेम होगा। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो गिवन एलिमेंट है, अगर हम उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अपने को डिफरेंस मिलेगा वो दोनों एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, किसको देखना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखना है। तो सपोज इसको एग्जांपल से देखते हैं, थोरियम और यूरेनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 90 और इसका एटॉमिक नंबर 92। और इसका मास होगा 234 और इसका मास होगा 236। थोड़े हैवी एलिमेंट है। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर और मास को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं भी आपको एग्जाम में मिलेंगे तो ये डेटा आपको गिवन होता है। ठीक है, कि इसका मास इतना है या इसका मास इतना है, बिकॉज दे हैव द वेरिएबल मास ऑल्सो। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करें तो थोरियम के पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 90, और यूरेनियम के पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 92। क्योंकि प्रोटॉन तो हमारा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 90, तो इसका प्रोटॉन कितना हो गया? 90, और यूरेनियम का 92 है तो इसका हो गया 92। नाउ अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन लाते हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 234 माइनस 90। 234 माइनस 90 से अपने को प्रोटॉन कितना मिलेगा? और यहां से
और यहां से 236 माइनस 92 करेंगे तो कितना मिलेगा? सेम ही आएगा, आई होप सो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन दोनों के पास कैसे हो गए? सेम। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, कुछ गलत है? 238 करिए उसको, 146। ठीक है, सो यहां से क्या होगा? 234 माइनस 90 इक्वल टू 144, और ये हमारा इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 146। नाउ कहानी क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखते हैं, यानी n माइनस पी, 144 माइनस 90 कितना मिलेगा अपने को? 54। एंड यहाँ से 146 माइनस 92 अगेन आपको कितना मिलेगा? 54। ठीक है, तो थोरियम के पास जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा आपके पास? 54। दिख रहा है ये 54? ठीक है, यूरेनियम को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका भी जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 54। सिंस इन दोनों एलिमेंट का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आया है, इसलिए इन वाले एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये दोनों एलिमेंट हमारे कैसे हो जाएंगे? आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइसोडाइफर्स का मतलब जहां पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, छाप लीजिए, जितना बोर्ड पे है उतना ही लिखना है इसमें बस। और ये लास्ट के दोनों पॉइंट जो आपके हैं, आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टर्स, ये एक्सक्लूसिवली आपके कॉम्पिटिटिव के हैं। एकेडमिक के लिए इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपके स्कूल के टीचर इनको ना पढ़े, क्योंकि स्कूल के टीचर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाते हैं और वो एग्जाम में वही पूछ लेते हैं। तो अगर वो इनको ना पढ़ाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको 11th का एग्जाम देना है तब। हो गया सर? ठीक है, आपके ग्रुप में एक वर्कशीट भेजी गई थी आज। ठीक है, उस वर्कशीट से जितने क्वेश्चंस आपको बोले जाए उतने ही क्वेश्चन डेली करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कुछ मैं बताऊंगा जो मुझे लगते हैं टफ है, कुछ आप पूछ लीजिएगा जो आपको लगते हैं नहीं हो रहे, और जितने ज्यादा हो जाए उतनी तो अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा आपका आईक्यू चेक करने वाला है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, टॉपिक 1 अभी नहीं करना है आपको, टॉपिक 2 पहले करना है, टॉपिक 1 बाद में करना है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर इन ट्राइटियम न्यूक्लियस? ट्राइटियम कल बताया था आपको। ठीक है, और या ऑब्वियसली, ठीक है, तो ट्राइटियम से पूछा है कि ट्राइटियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है। हाउ कैन वी फाइंड आउट कि ट्राइटियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स हैं? गुड, ट्राइटियम का सिंबल कल क्या आया था? 1T3। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? सिंपल टू। अच्छा, एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बार आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने हो सकते हैं? 0। क्यों?
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ये एक बार पूछा गया था, किसी का क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, जो बेसिकली अपने को करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है Mg+2, अगर आपका हो रहा हो तो आप साथ में भी कर सकते हो, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, ठीक है, आपको बताना है कि Mg+2 जो है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Ca2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। बताएं किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है ये। सोडियम पॉजिटिव। बाकी लोग समझ में नहीं आया कैसे करना है। भाई Mg2 पॉजिटिव अगर आपके पास है तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। जब एटॉमिक नंबर इसका हो गया 12 तो 12 - 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो इनमें से जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है क्या रहेगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ऑब्वियसली। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 माइनस करेंगे तो 18, सोडियम का 11 - 1 10, ये आंसर हो गया, सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। अगेन आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये सारे आपके पी बाई क्यू हैं, तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए आपको। इनमें से आपके पास कुछ सेट ऑफ स्पीसीज है, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। किसी को एटॉमिक नंबर ना पता हो तो पूछ लें। दूसरा सेट है आपके पास बेरियम+2, स्ट्रोंशियम+2, पोटेशियम 1, सल्फर 2 नेगेटिव। थर्ड सेट इज N3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, S2 नेगेटिव। लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा सेट। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, मैं एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं आपको, 17 होता है। कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। फिर आएगा आपका बेरियम, इसका कितना होना चाहिए भाई, 56। क्या रट्टा मार के बैठे हो। स्ट्रांशियम 38, ठीक है। पोटेशियम का यूनोडेट है सल्फर का 16, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजनेट 9 16, लिथियम 3, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 एंड कैल्शियम 20। अब आप देखिए, एक तो तरीका ये है ना कि आप सब सॉल्व कर करके देखिए चारों ऑप्शन, एंड दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ को आप ऐसे छोड़ सकते हो। यू हैव टू अप्लाई योर ट्रिक एज वेल एज योर नॉलेज। क्या, बिल्कुल। देखिए यहाँ 56+2 है, यहाँ 38 है। 56 और 38 में से आप कितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लो, कभी दोनों के पास सेम हो ही नहीं सकता। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल में दूर दूर होते हैं। यहाँ पे हो सकता था, लेकिन सल्फर का फास्फोरस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ लिथियम और सोडियम, 3 एंड 11 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब बी सी डी आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑब्वियसली आपके पास कौन सा बचता है, 8। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। 19 - 1 18 आएगा, 17 + 1 18, 20 - 2 18, एंड यहाँ से 21 से 3 चला जाएगा तो भी क्या रह जाएगा, 18। सो योर फर्स्ट सेट इज योर सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। कोई समस्या है इसमें, ठीक है।
किसको है समस्या भाई? क्वेश्चन नंबर 11, an element with mass number 81 contains 31.7% more neutron as compared to proton. Assign atomic symbol. ठीक है, कुछ राइटिंग से दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। एक एलिमेंट है जिसका कि आपको मास नंबर दिया है 81। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक एग्जाम एज वेल because this is NCERT question. An element has mass number 81 and it contains 31.7% more neutron as compared to proton. ठीक है, आपको बताना है इसका एटॉमिक सिंबल क्या है। एटॉमिक सिंबल अगर हमें ये पता लग जाए कि ये एलिमेंट कौन सा है, देन वी कैन फाइंड आउट कि अगर हमें ये पता लग जाए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा, राइट। सो हम लोग किसके लिए चलेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोटॉन के लिए। ठीक है, जब हम लोगों को पता लग जाएगा प्रोटॉन कितना है, तो अगर प्रोटॉन पता लग जाएगा तो एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। जब एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो एटम है वो एक्चुअल में कौन सा एटम है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया। ठीक है, हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे फॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल आपको हिंट देके छोड़ दूंगा, बाकी आपको खुद करना है। तो सॉल्यूशन के बेस पे अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक मास आपको गिवन है 81 एंड वी नो दैट एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नाउ लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके पास कितना है x। अगर हम इसके पास प्रोटॉन को x मानते हैं तो जो न्यूट्रॉन है वो कितने होंगे, 31.7% मोर होंगे इससे, राइट। तो हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को x मानते हैं तो न्यूट्रॉन हमारा कितना होगा, x से 31.7% ऑफ x ज्यादा होगा। ठीक है भाई, और वी कैन से दैट आपको जो सुटेबल लगे कैलकुलेशन के लिए आप फ्री हो। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होगा वो आपके पास कितना होगा, 1.317x। ये वाला पार्ट समझ में आया। अगर हम प्रोटॉन को x मानते हैं तो न्यूट्रॉन उससे 31.7% ज्यादा है, तो आप यहाँ 31.7 अपॉन 100 x लिखिए। ठीक है, या फिर आप उसको 0.317x लिखिए, दैट्स योर चॉइस कि आप ऐसे लिखते हो ऐसे लिखते हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो प्रोटॉन इतना हो गया और न्यूट्रॉन इतना हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी x प्लस 1.317x is equal to we can write 81. Is that clear? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, और प्रोटॉन मिल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, देन वी कैन प्रोवाइड द एटॉमिक सिंबल। हो जाएगा ये। ठीक है, छाप लीजिए इतना, आगे वाला खुद करिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा फिर।
हेलो, हाँ जी भैया। हाँ, ये सिटी पार्क आना है, आप तो आते रहते हैं, पता ही होगा आपको। और C 148, सेकेंड फ्लोर। ठीक है। हो गया। कितना आया? 35। राउंड राउंड फिगर में लेना है, जैसे किसी का 34.2 आया तो 34 ले लेंगे। 30.5 राउंड फिगर में लेना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा जो है वो राउंड फिगर में ही होता है। 35 आएगा तो ये ब्रोमीन का हो जाएगा फिर। ठीक है, मे बी। तो ये सारी चीजें जितनी आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, क्या इनमें से किसी के बारे में भी रदरफोर्ड ने कोई भी बात की? जितने टॉपिक आपने अभी पढ़े, इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में रदरफोर्ड ने कोई भी बात या कोई भी डिस्कशन किया? ऑब्वियसली नो। तो अगर हमसे रदरफोर्ड का फेलियर या रदरफोर्ड की लिमिटेशन पूछी जाती है, तो वी कैन से दैट कि रदरफोर्ड हमारा न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताता। एक तो हम वही लिख लेते हैं कि वो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। एडिशनली हम ये भी लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड जो है वो, और रदरफोर्ड मॉडल हमारा आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इनके किसी के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं करता। वी कैन ऑल्सो राइट दिस बिकॉज रदरफोर्ड डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक है। अब जो है थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हटके हम लोग किसकी तरफ चलते हैं? फिजिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। एक टॉपिक है अपना वेव, और ये सब क्यों पढ़ेंगे, ये थोड़ा सस्पेंस बना रहने देंगे। वेव जो है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। वेव क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं, अगर वो मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करते हैं, तो इस तरीके का जो मोशन क्रिएट होता है, उस मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेव। राइट। इसमें जो सबसे टॉप की साइड एलिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और बॉटम साइड वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। अल्टरनेट क्रस्ट ट्रफ फॉर्म होता रहता है, और वेव जो है वो हमारी फर्दर मूव करती रहती है। जो भी रेडिएशन मूव करता है, वेदर इट इज आवर डेटा स्पीड, इंटरनेट स्पीड, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो आप रिमोट एंड वगैरह के यूज करते हो, तो वो सारे रेडिएशंस जो है वो हमारे किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? वेव की फॉर्म में। ठीक है। दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन टुवर्ड अ मेन पोजीशन। ठीक है। जो एलिवेशन है वो क्रस्ट है, और जो डिप्रेशन है वो ट्रफ है। किसी भी साइड, चाहे अप साइड ले लें हम, चाहे डाउन साइड ले लें, ये इसकी मेन पोजीशन है। और किसी भी साइड अगर हम मेन पोजीशन से जाते हैं, किसी भी साइड, चाहे हम इधर जाएं चाहे हम इधर जाएं, तो ये जो वैल्यू आएगी ए, ये इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है। चाहे हम मेन पोजीशन की पॉजिटिव साइड हो, चाहे हम मेन पोजीशन के डाउनवर्ड साइड हो, मेन पोजीशन से जो वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। किससे डिनोट करेंगे इसको हम? इसको हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक है। जो इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट लेंथ की होती है मीटर। ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट वन इज दिस, इंपॉर्टेंट वन ये नहीं है, इंपॉर्टेंट वन ये इसका अदर यूनिट। ठीक है। अदर यूनिट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूनिट हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है। अदर यूनिट में अपनी एक यूनिट हो सकती है मिली माइक्रोन। मिली माइक्रोन को हम डिनोट करते हैं एम म्यू से। ये जो होगा इसको हम प्रोनाउंशिएट करेंगे म्यू। मिली माइक्रोन आपका होता है 10⁻⁹ केवल माइक्रोन ले लेते हैं, ये होगा आपका 10⁻⁶ नैनोमीटर ले लेते हैं, नैनोमीटर होगा आपका 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं,
नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे एनएम से। ये होता है आपका 10⁻10 मीटर फेमेटोमीटर, और पहले लीजिए आप पिकोमीटर। पिकोमीटर को डिनोट करेंगे हम पीएम से, और ये होता है आपका 10⁻12 मीटर। ये वैल्यूज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम रट्टा मार के रखनी है ऑन फिंगर टिप्स। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। अदरवाइज इनके बिना हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि अपने को जो यूनिट रखनी होगी वो ऑलवेज सेम होनी चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल का बेसिक रूल है कि जो भी डेटा आप यूटिलाइज करें उन सारे डेटा की यूनिट जो है वो सेम हो। नाउ अगर हमें कहीं लेंथ एंड ऑल रखना होगा तो रेडिएशन की यूनिट तो हमारे पास कुछ भी हो सकती है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अपने को किसको प्रिफर करना है, मीटर को। ठीक है, या हम ये मान के चले कि हमें कोई भी लेंथ है, कोई भी डेटा यूज करना है, वैल्यू किस में पुट करेंगे, मीटर में। तो वेव से किसी भी साइड अगर हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो देन वी से दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी, और अदर यूनिट में इसमें हम मिली माइक्रोन, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हैं कहीं 2 पिकोमीटर लिखा है, हम चाहते हैं कि ये मीटर में कन्वर्ट हो, तो पिकोमीटर में 10⁻12 है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे 2 × 10⁻12 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा अपना मीटर हो जाएगा। ऐसे ही कहीं 2 नैनोमीटर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 2 × 10⁻- लाएंगे और ये क्या हो जाएगा अपना नैनोमीटर हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर, ना कि 1/1000 1/10,000 जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। डायरेक्टली हम 10 पावर लेंगे एंड इसको एज इट इज यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ पे एक लाइन की थ्योरी, हेडिंग डालिए वेव और इसमें लिखिए एक लाइन की थ्योरी। द टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, इधर उधर, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल the maximum displacement of the medium of the particle from the mean position is called amplitude. The maximum displacement of the medium particle the maximum displacement of the medium particle from the mean position is called amplitude. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इसके बाद में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड जितना आपने पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग साथ में लगाते रहिएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम बेटा।